हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मंडे को ही हमने बात की थी कि वेडनेसडे को हमारा जो शो रहेगा वो रहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। तो आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर रणवीर शारदा जी से हमने उस दिन प्रॉमिस लिया था, वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करने के लिए। हमारा टाइम लिमिट भी अब हमने स्टार्ट कर दिया है, 1 घंटे का ही है। तो आप में से कोई भी दोस्त अगर सवाल पूछना चाहता है डॉक्टर शारदा से, तो आप स्टार्टिंग से ही पूछना शुरू कर सकते हैं। हम बीच बीच में आपके सवाल लेते रहेंगे। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे शो में। डॉक्टर मनु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम सब लोगों को आज तक 1947 से लेके आज तक इस चीज़ की परेशानी जो सामने नजर आ रही है वो नहीं आनी चाहिए थी। दुनिया में इस वक्त देखिए 206 कंट्रीज हैं। ये आज मुझे पता चला जब ओलंपिक कमेटी ने कहा कि 206 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे जी टोक्यो के मतलब कमिंग समर में। वैसे 193 कंट्रीज है, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है। जी बिल्कुल, वो हम ऑफिशियल सबको 193 का ध्यान है डॉक्टर साहब। हाँ जी, लेकिन अदरवाइज कई ऐसे कंट्रीज है जो अभी मेंबर नहीं है, छोटे छोटे आइलैंड है कई, तो वो अराउंड 206 कंट्रीज है। उसमें से सिर्फ 120 ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें सिविल कोड जो है वो लागू है। क्योंकि अब ये देखिए कि बेसिकली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका अपना शरिया लॉ है, उसमें तो कोई ताल्लुक ही नहीं है कोई इंटरफियर कर सके। वो अराउंड 51 कंट्रीज हैं जी। उसके बाद फिर जितने डिक्टेटर्स हैं उनके अपने लॉज हैं। अब चाइना में अपने लॉज हैं, चाइना अपने हिसाब से चलता है। ऐसे ही जितने डिक्टेटर्स हैं अफ्रीका में वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो वहां पर कोई कानून सिविल या कॉमन लॉ कोई कुछ नहीं होता, वहां पर सिर्फ उनका कानून होता है जो वो कह दें। तो ये एक डेमोक्रेसी जहां पर आई हुई है वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पर मैं कह सकता हूँ कि यस, दिस सिविल कोड जो है ये लागू होता है। सिविल कोड का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको कहा गया समाना नागरिका संहिता जी। हाँ जी, ये एक प्रपोजल है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, जो कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कई सालों से कि ये प्रपोजल है, ताकि जितने भी वहां पर रहने वाले सिटीजन हैं इंडिया के, वो एक लॉ के अंडर काम कर सके। वैसे अब वहां पर मुस्लिम लॉ जो है वो अलाउड है, उनका अपना जो सिस्टम है वो अलाउड है हिंदुस्तान में अभी तक। लेकिन जब ये समाना नागरिका संहिता का कानून बन जाएगा, मुस्लिम लॉ, डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे रोकूंगी आपको। मुस्लिम लॉ से आपका अभिप्राय सरिया लॉ से है जो भारत में लागू है मुस्लिम समाज के ऊपर? हाँ जी, जो मुस्लिम लोग हैं ना जी, उनको इसकी बड़ी हिस्ट्री है। ये एक आर्टिकल है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, 25 to 28 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स हैं, जो कि गारंटी करते हैं हर धर्म वाले को अपने हिसाब से रहने का। लेकिन अब इसमें क्या हुआ था, 1757 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी हिंदुस्तान में, तो उस वक्त वो बंगाल में पहले आए। बंगाल में उन्होंने देखा कि ये सती प्रथा जो है ये बहुत खतरनाक चीज है। उन्होंने कोशिश की कि हम सती प्रथा को हटाने की बात करें। और भी कई कानून उन्होंने लाने की कोशिश की, जैसे कि बच्चियों को पढ़ाने की, विडो की मैरिज की, लेकिन वो घबरा जाते थे। लेकिन फिर एक लॉर्ड विलियम बेंटिक जी, वो गवर्नर जनरल बंगाल का बन के आया और उसने एक सती रेगुलेशन 1829 में लागू की, जो कि बाद में जब अंग्रेजों ने मतलब क्राउन ने टेक ओवर कर लिया इंडिया का इन 1858, उस वक्त फिर ये सारे इंडिया में लागू हो गया। सती प्रथा जो है वो इलीगल घोषित कर दी गई। ये ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े से जो कानून है ना, वो जब चलते रहते हैं तो उस तरीके से फिर सोसाइटी में रिफॉर्म आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कई लोग तो ये समझते हैं कि जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो हम रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, हम उनके हकों के ऊपर मतलब एक अंकुश जो है वो लगा रहे हैं, वो ये समझते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में लेडीज की हालत बहुत खराब रही है जी, और अभी भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है। फिर एक रिपोर्ट आई थी 1840 में, लेक्स लोक की रिपोर्ट उसको कहते हैं, अक्टूबर 1840। उसमें था, उन्होंने वो कहा कि नेसेसिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए सारे लॉ में।
लीगल सिस्टम में, जो वहां नहीं थी। तो फिर कोई ने 1859 में एक प्रोक्लेमेशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो वहां पर प्रोक्लेम कर दिया, क्योंकि वो ये रिकग्नाइज करते थे कि रिकग्निशन ऑफ इंडिविजुअल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो है ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए कि उनको ये डर था कि हिंदुस्तान में जो हम राज कर रहे हैं, आगे लोग हमारे अगेंस्ट उठते हैं, कभी उधर से कभी उधर से, तो हम इन लोगों को नाराज ना करें, इनके ट्रेडिशन में इनको रहने दो और हम अपने तरीके से अपना काम करते रहें। जब ये इतना काम होने लग पड़ा तो फिर 1937 में एक बकायदा शरिया लॉ पास हुआ पार्लियामेंट में। उस जमाने में भी इलेक्शन होते थे ना, तो शरिया लॉ पास हुआ जिसमें मुस्लिम्स विल बी गवर्न्ड बाय इस्लामिक लॉज ऑन मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, इन चीजों के ऊपर वो लॉ आज तक लागू है। उसमें सिर्फ अगर कोई चेंज आई है तो 3 तलाक की आई है। अच्छा, 3 तलाक का फैसला, 3 तलाक की वो तो अब आई है डॉक्टर साहब। वही मैंने कहा ना, 3 तलाक का फैसला तो 1985 में शाह बानो के केस में होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त तो राजीव जी ने पलट दिया ना उस फैसले को, तो डॉक्टर डर गया ना, डर गया क्योंकि बिल्कुल गया 1985 में जब ये शाह बानो का केस चल रहा था और राजीव गांधी ने शाह बानो की उसको हाँ कर दी, हेल्प कर दी। उस वक्त लोकल इलेक्शंस हुए, लोकल इलेक्शन में कांग्रेस बड़ी बुरी तरह हार गई। हर चीज पॉलिटिकल दाव से देखी जाती है। वोट बैंक वाली ही हर मुद्दा वोट बैंक से जुड़ा हुआ है ना डॉक्टर साहब भारत में। तो बड़ी बड़ी दुख वाली बात है कि हम अगर लोगों के बारे में कोई बेहतरी का काम करना चाहते हैं तो हमें ये नजर आए कि अगर हमारी गद्दी जो हिल रही है तो हम उसको कैसे बचाने की कोशिश करें। सो वो बचाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एक रेवोल्यूशन जो है ये आता रहा। 1930 में नेहरू ने ये जो सिविल कोड का एक्ट है उसको एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि यह सिविल कोड होना चाहिए, और उस वक्त उसको सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अपोज किसी ने किया और वो था राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर साहब, हाँ, इन दोनों ने अपोज किया कि नहीं ये नहीं हो सकता। यहां तक अपोज किया दोनों ने कि जब इंडिया आजाद हो गया तो तब एक केस एक कानून लाना चाहते थे नेहरू जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें जो जमीनें थी, जो लेडीज के राइट्स थे, वो एंसेस्ट्रल राइट्स, ये वो सारे वो हटाना चाहते थे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने, मतलब दिस आई एम टॉकिंग ऑफ 50s, अर्ली 50s, अर्ली 50s में और 60s में, तो उन्होंने नहीं हटाने दिया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल अपोजिशन थी वो होती रही और आज तक हो रही है। आप ये देखिए कि 2019 में और 2020 में बकायदा गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी, मोदी की गवर्नमेंट ने कानून पेश किया कि सिविल लॉ बनाया जाए। अच्छा, वो पार्लियामेंट में पेश नहीं होने दिया, अपोजिशन होगी विद इन द पार्टी। फिर 20 में उन्होंने मार्च में पेश किया, वो भी नहीं पार्लियामेंट में जा सका क्योंकि आरएसएस वाले और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उनके इसके ऊपर मतभेद थे। तो ये जो इस किस्म की बातें चल रही हैं हिंदुस्तान में, ये सिविल कोड को नहीं बनने दे रही। देखिए सिविल कोड क्या होता है, इसको सबसे ज्यादा कौन अपोज करता है? मुस्लिम कम्युनिटी करती है ना, सबसे ज्यादा इसको मुस्लिम कम्युनिटी करती है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो हमें हक मिले हुए हैं, जो हम 4 वाइफ्स को रख सकते हैं, जो हमारी अपनी फ्रीडम है, जो पैट्रियार्टिकल सिस्टम हमारा चल रहा है, उसमें हम लेडीज को दबा के रखते हैं। लेकिन होगा क्या, अगर ये कोड आ जाएगा तो फिर एक से ज्यादा कोई शादी नहीं करा सकेगा। अब आप ये देखिए, मेरा आज ये दावा है, आज 51 कंट्रीज, 51 to 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। 51 है जहां पर शरिया लॉ लागू होता है, बाकियों में उतना शरिया लॉ लागू नहीं होता। अगर आज अमेरिका और कनाडा अपना घर खोल दे, लो जी आप सारे यहाँ पर आ सकते हो,
90% मुस्लिम जो है अपने कंट्रियों को छोड़ के यहाँ के सिविल कोड में आके रहेंगे। अब यहाँ तो कोई लेकिन डॉक्टर साहब वहां भी तो आते ही मेजोरिटी में होता है, ये सरिया ही मांग लेते हैं डॉक्टर साहब, उसका क्या? वो नहीं, वो मांगे लेकिन अभी तक तो लागू नहीं हुआ ना। लेकिन वो मैरिज है वो दूसरे नहीं कर सकते। इंग्लैंड में भी कई जगह पे इन्होंने शरिया लॉ लागू किए हुए हैं, लेकिन एक आदमी दो मैरिजेस नहीं कर सकता। मैरिज एक अच्छा, शादी वाला एक ऑप्शन इनकी क्लियर हो जाती है, लेकिन बाकी सब में शरिया अप्लाई होता है। बाकी सब में वो जो है ऑफ कोर्स, लेकिन तलाक में नहीं है। अब तलाक वहां पर भी कोर्ट में ही लेना पड़ता है जी, कनाडा में भी, अमेरिका में भी। तीन तलाक वाला इनका कंसेप्ट यूके में, ब्रिटेन में, यूके में, आपका कनाडा में, अमेरिका में, उन जगह पे जहां पे भी सिविल लॉ है वहां ये कोर्ट में ही फैसला करते हैं, तलाक करके नहीं करते। 120 कंट्रीज में, 120 कंट्री में जब ये जाते हैं तब तो बड़े आराम से वहां रहते हैं, वहां के बड़े सुख लेते हैं। लेकिन जब अपने कंट्रीज में रहते हैं, जब हिंदुस्तान कंट्री में जिसमें बड़ी सख्त जरूरत है इस सिविल लॉ की है, तो वहां पर ये लागू नहीं होने देते। वहां पर वो आ जाते हैं नहीं, ये तो आप हमारे धार्मिक मतलब मुद्दों पर हमें जो है वो बताना चाहते हैं। तो ये बेसिकली ये एक ड्यूल पॉलिसी है। इनका जो करेक्टर है वो ड्यूल करेक्टर है और बड़ा गलत करेक्टर है कि जब आप बाहर जाते हो तब तो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हो, जब आप बाहर नहीं जाते तो तब आप हिंदुस्तान में बैठ के इस किस्म की इस किस्म की अड़चने पैदा करते हो। अल्टीमेटली अगर मोदी गवर्नमेंट ने आज तक वैसे कुछ नहीं किया, मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन की सत्यानाश कर दिया, जीएसटी लगाया सत्यानाश कर दिया, दो बहुत बड़े काम थे। देखिए दुनिया में जीएसटी के बगैर कोई कंट्री तरक्की नहीं कर सकता, कोई भी। लेकिन जीएसटी ठीक ढंग से नहीं लगाई गई, आज तक भी ठीक ढंग से नहीं लगी। डीमोनेटाइजेशन जो है उसका एक सिस्टम होता है। अब ये कहते हो कि अच्छा हम 1 महीने के बाद ये नोट जो है ये खत्म कर देंगे, ये नहीं कि अभी अनाउंस किया रात के 12 बजे आपके सारे नोट जीरो हो गए, ऐसा नहीं। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अपना नाम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में उनका नाम लिखा जाए एक अच्छे कामों में, तो उनको ये सिविल लॉ कोड जो है ये जरूर पार्लियामेंट में पास करवा लेना चाहिए। देखिए राजीव की ब्रूटल मेजोरिटी थी, ही हैड ए ब्रूटल मेजोरिटी, राजीव की मेजोरिटी थी, उतनी आज तक जवाहरलाल नेहरू की मेजोरिटी नहीं आई। सो ही हैड सच ए बिग मेजोरिटी। अच्छा, वो पॉलिटिक्स के बीच में डर गया। अब मुझे ये बताइए कि आरएसएस और बीजेपी इनकी आपस में इतने इस वक्त थोड़ा सा अनबन है ऑन दिस इशू। अरे भाई आप डिसाइड करो, इसको पार्लियामेंट में लाके पास करवाओ। मैं 40 साल से इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कानून जरूर बनना चाहिए और जरूर लागू होना चाहिए। ये जो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन है ये बहुत खतरनाक चीज है जी। और जो मुझे पता है जिन लोगों ने 4-4 वाइफ रखी हुई हैं उन वाइफ्स का हाल क्या होता है जी, आपस में लड़ के मर जाती है ना, उनको खाने पीने को ठीक मिलता है। हिंदुस्तान में तो एक वाइफ रखनी मुश्किल है। अंबानी जैसे तो चाहे 20 रख ले चाहे 50 रख ले, लेकिन फिर भी उन्होंने तो एक ही रखी हुई है ना डॉक्टर साहब। वो ये कानून है ना, वो हिंदुओं के लिए कानून बना है। देखिए अंग्रेजों ने जितने भी इम्प्रूवमेंट्स की हैं वो हिंदू लॉ में की है और किसी में नहीं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि वो शायद उनको अंग्रेजों को भी ये था डॉक्टर साहब की हिंदू कम्युनिटी रिफॉर्म की तरफ, ठीक है वो डिवाइडेड है, हमारे अंदर भी बहुत सारी जातियां हैं, समुदाय हैं, लेकिन उनको शायद लगता था कि इनमें एक मतलब रिफॉर्म होने की पोटेंशियल है। दूसरा शायद उनका ये भी एक था डॉक्टर साहब की, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने, उनको सीधा सीधा पैसे से मतलब था। देन वो जब ब्रिटिश 1958 में जब क्वीन के अंडर चला गया हमारा, तो उनको भी पैसे से ही मतलब था, उन्हें हमारे सामाजिक उसमें कोई खास इंटरेस्ट तो था नहीं। लेकिन डिवाइड करने की जो पहली पहल की वो भी शायद उन्हीं की थी कि उन्होंने हिंदू में रिफॉर्म किया और मुस्लिम की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी डॉक्टर साहब, हमारे कुछ व्यूवर्स पूछ रहे हैं कि क्या हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका क्वेश्चन हम डायरेक्ट डॉक्टर शारदा से पूछेंगे, तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, आप सवाल पूछिए, हम उनके सामने ये क्वेश्चन रखेंगे और वो आपको जवाब देंगे। जी डॉक्टर शारदा प्लीज। देखिए एक ना हमारे यहाँ पर एक कानून है बना हुआ, जिस कानून के लिए शाह बानो
ने लड़ाई लड़ी थी। शी वॉज 73 years old। 40 साल के हस्बैंड ने, उसका हस्बैंड भी वकील था, 40 साल के हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स दे दिया, सिंपली तलाक कर दिया। तो उसने मेंटेनेंस के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में, मतलब लोअर कोर्ट में गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई, क्योंकि एंड वही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त उनकी बात मान ली। एक एक्ट सेक्शन है 125 ऑल इंडिया क्रिमिनल कोड। 125 सेक्शन क्या है? 125 सेक्शन है कि अगर आप अपने बच्चों की और वाइफ की मेंटेनेंस नहीं करते तो फिर कोर्ट आपको क्रिमिनल घोषित कर देगी, इसलिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इस एक्ट को जब पार्लियामेंट में, इस एक्ट को राजीव गांधी ने कहा कि ठीक है, लेकिन जब पार्लियामेंट में ये सामने आया, उस वक्त भी खुर्शीद ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, हालांकि यंग था उस वक्त। ही प्लेड ए वेरी मेजर रोल कि आप मुस्लिम के शरिया लॉ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, और कुछ और लोगों ने भी समझाया। तो वो जो लोकल इलेक्शन है उसमें कांग्रेस काफी बुरी तरह हार गई। एक वो फैक्टर हो गया। तो फिर उन्होंने बकायदा एक कानून पास किया जिसमें 125 जो सेक्शन था जो एप्लीकेबल था ऑन मुस्लिम वुमेन, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। वो कानून ही खत्म कर दिया कि नहीं, अगर नहीं कोई मेंटेनेंस देता तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो चीजें हैं, ये बड़ी जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन है, और ये एक्सप्लॉयटेशन हजारों सालों से हिंदुस्तान की औरतों के ऊपर होती रही है। हम बड़ी बात करते हैं राम राज्य की, राम राज्य में भी राम ने अपनी वाइफ को जी व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट जी उसको घर से बाहर निकाल दिया था। सो ये कोई बहुत बड़ी एग्जाम्पल नहीं है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है कि आप एक किसी के कहे पर अपनी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है जी उसको घर से बाहर निकाल दो और जंगल में छोड़ दो। ये इस किस्म की जब हम बातें देखते हैं, जब हिस्ट्री भी देखते हैं, तो हमें दुख होता है कि लेडीज के साथ आज तक क्या हो रहा है। जी, उनको न्याय तो कभी मिला ही नहीं। डॉक्टर साहब, आपने जो 125 एक्ट की बात की कि इसको खत्म ही कर दिया गया, क्या उस टाइम में समाज में किसी ने भी इस चीज पे ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप, मतलब आजकल तो हम देखते हैं हर छोटी छोटी बात पे भी विरोध शुरू हो जाता है कि भाई इतना बड़ा कानून जिसमें आवाज ही नहीं उठ सकती, आप उसको खत्म कर रहे हैं। उस वक्त जब बीजेपी की 2 सीटें आई थी जी, जब 2 सीटें आती है ना तो फिर आवाज नहीं होती, लेकिन जनता की तो होती है ना डॉक्टर साहब। अब तो हम जनता की आवाज सड़कों पे देखते हैं। जनता को तो इस फिक्र में किसी ने डाला ही नहीं। जनता जो अपोज करती है, अपोज जो पर्टिकुलर 16% पॉपुलेशन है, जो अब 20% मैं समझता हूँ रियल फिगर में है, वो अपोज करती है। मुस्लिम अपोज करते रहे इसको लगातार जी, सड़कों के ऊपर आ गए वो। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं, ये जो कानून है इसको हटाओ, ये गलत कानून है। क्योंकि आदमी के ऊपर वो एक अंकुश था ना, जब आदमी के ऊपर अंकुश लगता है तो फिर बात नहीं बनती, फिर बात वही बनती है जो वो आदमी कहे। आदम, ये हमारा एक दोस्त है डॉक्टर साहब, आदम जात का ये सबसे बड़ा, आदम जात का मतलब ये है कि मैन एंड वुमेन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मैन। जो मैन है ना, उसको जो सुपीरियरिटी है, वो जो समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं। आप ये देखिए, जितने भगवान वो आदमी, स्वाय हिंदुओं देवियां भी है डॉक्टर साहब, देवियां भी है। हिंदुओं में देवियां बनी हुई हैं और किसी में देवियां नहीं है हिंदुओं में। अच्छा, जो हिंदुओं में देवियां वो भी सेकेंडरी है, वो भी वाइफ्स हैं जी 3 हेड्स की, और वो जो हेड है वो वाइफ्स हैं उनकी। तो ये अगर आप डीप इसकी स्टडी करें तो देन यू विल रियलाइज कि इसका जो सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत डीप है, और वो हमारे माइंड्स के ऊपर हजारों सालों का पड़ा हुआ है जी। इसलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ले लेते हैं। उमाकांत वैष्णव जी हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। वो लिखते हैं, द आइडिया ऑफ यूसीसी फेस अपोजिशन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स। दिस अपोजिशन मे गिव राइज टू communalism, regionalism, and a threat to the territorial integrity of the nation. So, what to do for internal security? देखिए उमाकांत जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, लेकिन मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जी इस किस्म का कोई
रिवोल्ट हो जाएगा। आज के ज़माने में अगर बाकी की सारी दुनिया में जहाँ भी आप जाते हो, आप सिविल लॉ कोड को एक्सेप्ट करते हो, तो हिंदुस्तान में सिविल कोड लॉ आने से अगर थोड़ी-सी इन द बिगिनिंग, मुझे याद है उन्होंने कहा जी आपको भी शायद आप शायद उस वक़्त बच्चे थे, नहीं याद होगा, शायद दुनिया में भी ना हो। जब नेहरू ने कानून बनाया कि जो लेडीज़ हैं, उनका इनहेरिटेंस में राइट है, तो इतनी ज़्यादा अपोजिशन हुई वेस्ट में एंड नॉर्थ में। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट, महाराष्ट्र, गुजरात, बड़ी अपोजिशन हुई कि नहीं, ये कानून नहीं बनना चाहिए। तो एग्री कौन था डॉक्टर साहब? हैं? एग्री कौन था फिर इस चीज पे? बाकी ये सारे एग्री थे। ये सब ये जो बेल्ट थी ना, इन्होंने यहाँ पर बड़ा, क्योंकि देखिए खेती-बाड़ी का कौन सा एरिया था? खेती-बाड़ी का एरिया था पंजाब, तब तो पंजाब भी होता था, हरियाणा भी। खेती-बाड़ी का एरिया ये था। यहाँ पर वो जो खेती-बाड़ी करने वाले थे, वो कहते थे अगर लेडीज का भी बीच में उतना राइट हो गया, तो ज़मीन रहेगी नहीं। अल्टीमेटली इट विल जस्ट बिकम पीसेस। तो ये उनका मेन रीजन था। लेकिन अल्टीमेटली कितनी बीच में ना आवाज कट रही है। देखिए कितनी बीच में डिमॉन्स्ट्रेशनों के बाद, अब ठीक है? अब ठीक है आवाज? जी, अब ठीक है। जी, बिल्कुल। कितनी बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशनों के बाद, हाँ जी, कानून बन गया ना। तो कानून बनाने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर आप में हिम्मत है तो आप कानून बनाइए, नहीं तो फिर राज काहे को करना, फिर ये क्या डरना। अगर थोड़ा बहुत हिंदुस्तान में इधर थोड़े से लोग सड़कों पर भी आते हैं, तो फिर आप गवर्नमेंट आप संभालिए उनको, लेकिन जो प्रिंसिपल है उसको तो ना भूलिए। प्रिंसिपल है टू मेक इट श्योर दैट देयर शुड बी ए वन सिविल लॉ फॉर ईच एंड एवरी रिलीजन, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुसलमान है जी, चाहे वो बुद्धिस्ट है, कोई भी है, देयर शुड बी ओनली वन लॉ। दैट्स कॉल्ड बनती नहीं है। डॉक्टर साहब, राशिद जहीर है मेरठ से, वो आपसे एक सवाल करते हैं। वो कहते हैं एक मुस्लिम जब शादी करता है, अरेंज मैरिज निकाह, मैं ये दिखा भी देती हूँ आपको। एक मुस्लिम जब शादी करता है अरेंज मैरिज निकाह के बाद उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ को एक ऐसी बीमारी है जो उसको शायद फिजिकल लिखना चाह रहे थे, होते ही लग जाएगी। वो क्या करे? 3 महीने में तलाक दे या फौरन? 2 अचानक पति आए, वाइफ बिजी मिले, दूसरे मर्द के साथ बिस्तर पर 3 महीने इंतजार करे, या 3 तलाक दे, बच्चा ना होता हो दूसरी शादी करे, या अपनी जनरेशन को आगे ना बढ़ाए, वाइफ एड कैंसर से कोमा से सारी जिंदगी पीड़ित हो, दूसरी शादी ना करे। दूसरा सवाल बाद में। अब इनका सवाल आपने पढ़ लिया डॉक्टर साहब, बड़ी दुख आप कंसर्न समझ ही गए होंगे। बहुत दुख वाली बात है रशीद जी, जब आप ये महसूस करते हो, जब आपने किसी से शादी कर ली है ना, तब उस वक्त आपका जो रिलेशनशिप है वो मरने और जीने तक का है। अगर कोई आपकी वाइफ बीमार हो गई है, टिल शी इज अलाइव, इट्स योर ड्यूटी टू सेवा करो उनकी, रादर दैन ये सोच के कि मैं इसको छोड़ के दूसरी शादी कर लूं। अगर बच्चे नहीं हुआ तो दुनिया में बहुत माताएं ऐसी हैं, मुझे मेडिकल प्रोफेशन में जी दहाके हो गए हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि आज भी मेरे पास यहाँ पर मुस्लिम फैमिलीज हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, दे आर वेरी हैप्पी। वो कहते ठीक है जी, नहीं हमें खुदा ने दिया तो हमें ये नहीं कि हम किसी और को ले लें। बच्चे नहीं है, बच्चे अडॉप्ट कर लो। दुनिया में बहुत डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेकिन ये दुख वाली बात है कि जब आप जैसा नौजवान ये सोचता है कि अगर मेरी वाइफ जिससे मैंने शादी की है वो बीमार हो गई है तो मैं उसको छोड़ दूं, इसका मतलब ये है कि आप उसको चारपाई पे छोड़ दोगे तो मर जा अकेली। ये नहीं होता है। रिलेशनशिप जो होते हैं वो आपके लाइफ का रिलेशनशिप है, वो ये नहीं है कि अच्छा जी आपने शादी की और उसके बाद बात खत्म। डोंट डू दोज काइंड ऑफ थिंग्स, डोंट थिंक दोज काइंड ऑफ थिंग्स। ये बातें आपके दिमाग में डाली जाती हैं बाय द रिलीजियस बिगट्स, जो रिलीजियस आपके जो होते हैं लोग, वो डालते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिंदगी में। एक सैक्रिफाइस वर्ड है, वो तो फिर कभी हो ही ना, फिर देन देयर इज नो वर्ड सैक्रिफाइस, देन फॉरगेट अबाउट इट। एक से नहीं, चलो दूसरा, दूसरे नहीं तीसरा, तो फिर लेडीज को भी हक दो ना आप। अगर आप हक ये मांगते हो, कल को अगर कोई लेडी को भी हक दो कि हाँ भी वो छोड़ना चाहे तो वो भी छोड़ दे, बात खत्म हो गई। राशिद जहीर साहब ने एक और क्वेश्चन में लिखा है। राशिद साहब, मैं आपको बता दूं, हमारे ये जो शो है ये करंट अफेयर्स और मुद्दों पे है।
अब ठीक है, हमारे जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर हैं, वो आपको इस तरह के सवालों के जवाब दे सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह के सवाल हम लोगों से करने चाहिए और हम लोग इसका जवाब दें, क्योंकि ये आपके मानसिक सवाल है। डॉक्टर साहब वो पूछते हैं कि बीमारी होने पर मैंने छोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन क्या उसकी फिजिकल नीड नहीं होती? अब बताइए इनका क्या जवाब दें? देखिए, फिजिकल नीड्स हर चीज की होती हैं, लेकिन फिजिकल नीड उस दिन जिस दिन आपने आपस में रिलेशन बना लिया एक वाइफ और हस्बैंड का, जब तक एक जिंदा है तब तक दूसरा जो है वो रहता है। आप ये देखिए कि एक एक वाइफ का हस्बैंड जो है वो मर जाता है, तो वाइफ अकेली रहती है ना फॉर ईयर्स एंड टुगेदर टिल अर्ली अर्ली 90s। वो हिंदुस्तान में जो बेचारी विधवा हो जाती थी छोटी एज में, उसको तो सिर्फ रहने ही विधवा घरों में पड़ता था। she could not do anything. Don't only think about as a man, think about a woman also. this देखिए, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, this is for both. जो sex act is not only just for one, it is for both, and it is very important part of the life. There is no doubt about it. लेकिन that is not the only criteria to live a life. डॉक्टर साहब, यहाँ मेरा एक सवाल आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे तो बहुत अपवाद है और मतलब अभी भी होगा, लेकिन पैरेलली जब यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड हमारे देश में लागू होता है और उसका जब विरोध नहीं होता, तो इस पर क्यों मतलब एक डाउट रहता है सरकार को भी, इसीलिए अब अपने वोट बैंक की वजह से इस पे काम नहीं करती। देखिए, जो हमारे जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है ना, वो 100% बेस्ड ऑन वोट बैंक है, और जो एक लीडर बन जाता है वो जब तक इस संसार में रहता है वो कहता है मैं गद्दी ना छोड़ूं। हमारे यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में मैक्सिमम अगर कोई लीडर काम करता है, जैसे कि मर्कल चांसलर ऑफ जर्मनी ने 15 साल के बाद रिजाइन कर दिया, यूजली 10-12 साल के बाद रिजाइन कर देते हैं। अमेरिका जैसा कंट्री जिसमें प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार ही बन सकता है, 4-4 साल के लिए, 8 साल के लिए, उसके बाद वो उसको रिटायर होना पड़ता है। ये जो गद्दी से प्रेम है, कुर्सी से प्रेम है जी, और फिर अपनी सोच को दुनिया में सबसे ऊपर समझना, अपनी सोच को समझना कि मैं जो सोचता हूं या सोचती हूँ वही सबसे बेस्ट है, ये भी बहुत गलत बात है। आप जब हमेशा निष्कर्ष जो होता है ना हेड, उसके एडवाइजर्स होते हैं, एडवाइजर्स अपनी सलाह देते हैं, उस सलाह के ऊपर लॉजिकली एंड रीजनेबली आप सोचकर फैसला आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने किसी को सुनना ही नहीं और मैंने ही फैसला करना सारा, तो वो फिर बहुत मेरे हिसाब से वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए खतरनाक मामला है। राशिद जही साहब, मैं आपको बता दूं, आप अगर प्रोग्राम की हेडलाइंस देख लेते और शुरू से सुनते तो हम यहाँ पे इस्लामिक लॉ की बात नहीं कर रहे हैं। राशिद जहीर साहब लिखते हैं डॉक्टर साहब कि आप इस्लामिक लॉ की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे, और यूनिफॉर्म सिविल कोड में भारत में इस्लामिक लॉ एक ऑल्सो एक पॉइंट है कि जिस पर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी तभी आएगी जब सभी धर्मों सभी जातियों को मिलकर इसके लिए यस करना होगा। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि जब शुरू में इस पर बात हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हम आजाद हुए और हमारी नई कैबिनेट बनी और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करने की शुरुआत हुई, तो हिंदू समाज में रिफॉर्म इसीलिए किए गए थे। अगर आप B.R. अम्बेडकर को या उनको सुने तो ये एक ट्रायल था कि अगर हिंदू समाज इसको इजीली एक्सेप्ट करता है और जब इसमें रिफॉर्म आता है तो हो सकता है बाकी धर्म जो भारत में मौजूद हैं वो इस पे खुद ही आके कहे कि हमारे भी समाज में, हमारे भी धर्म में, मतलब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में हमें भी लाया जाए। बट ये दुर्भाग्य है भारत का कि आजादी के 70 साल में भी आज तक ये कोई बदलाव नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, नहीं, डॉक्टर मनु जी, इनसे ये पूछिए कि अगर ये बाहर आते हैं, आज अगर इनको मौका मिल जाए ना कि आप अमेरिका भी आ जाए तो टिकट पकड़ के अभी अमेरिका आ जाएंगे, वहां पर आके ये सिविल लॉ में रहेंगे ना, वहां पर लागू होगा ना इन पर। जब ये फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, वहां जाके रहना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लिव। मैं कहता हूँ आधा हिंदुस्तान और आधा पाकिस्तान आज छोड़ दे, अगर अलाउ हो जाए कि जो जी आप फॉरेन कंट्री में जाके रह लो। ये बातें करने की हैं, बातों के पीछे जब आपको अपना मकसद होता है, जब आप बाहर निकलते हो 120 कंट्री में एक कानून को आप एक्सेप्ट करते हो, तो अगर हिंदुस्तान में लागू हो जाता है तो व्हाई नॉट,
Why don't you accept that? What is wrong in that? You have to live. You can't. अच्छा, अडवाणी जी, शौरी जी ने कहा रेप के इस्लामिक लॉज लागू होना चाहिए। सर, आपको पूरी जानकारी नहीं है, माफी। साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत से सबसे कम मुस्लिम तलाक रेशो है। रशीद जी, आपकी बात सही है, मैं तलाक रेशो की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर तलाक रेशो की बात नहीं हो रही, ना मैं यहाँ पर आपके या हिंदुओं के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। हम तो बात कर रहे हैं एक सिंपल सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इट हैज नथिंग टू डू विद तलाक। इट इज a simple process for the society which should be there as it is in 120 countries. जी जी डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2018 में रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ की रिपोर्ट बनाई गई थी डॉक्टर साहब, ठीक है। इसमें इशारा तो दिया गया था कि महिलाओं और कमजोर तबके के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो क्या ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए माहौल बनाने की शुरुआत कही जा सकती है डॉक्टर साहब? देखिए, बीजेपी ने इवन एट द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, तब भी उनके मतलब मैनिफेस्टो में ये था कि हम सिविल लॉ बनाएंगे। कांग्रेस भी जो है वो भी सिविल लॉ के हक में रही। मैंने जैसे आपको बताया, नेहरू भी सिविल लॉ के हक में था, लेकिन समझ वो सिविल लॉ लागू नहीं हो सका क्योंकि विद इन दी पार्टी बहुत बड़ा एक लड़ाई चल रही थी कि ये किया जाए या ना किया जाए। अब बीजेपी के बीच में और आरएसएस के बीच में जो मुझे सुनने को मिला कि इनके बड़े मतभेद ऑन सिविल लॉ। अल्टीमेटली ये सिविल लॉ कोड जो है, मुझे लगता है कि इस साल जरूर पार्लियामेंट में पेश होगा। मेरा अपना ख्याल, किसी न किसी फॉर्म में जरूर पेश होगा और किसी न किसी फॉर्म में ये पास भी होगा। और जब ये पास होगा तो उस वक्त हो सकता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लानी पड़े। अभी तो इनके पास इतनी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने एक दो साल और डिले कर दिया तो देन इट मे बिकम वेरी डिफिकल्ट। लो डॉक्टर साहब, आपके लिए मतलब एक और नहीं आ गया है राशिद नहीं। ये तो रशीद साहब भी बार बार, रशीद साहब हम आगे से एक्चुअली इनको लग रहा है कि आपने इनके उसमें इंटरफेयर कर दिया है शायद, इसलिए बार बार वही पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, अमेरिका अगर अलाउ करेगा बुलाना तो हर कम्युनिटी पहुंच जाएगी। दूसरी बात, मैं अपने घर में अपना कानून बनाऊंगा, ना कि दूसरे घर में। आपके प्रोग्राम में भी टॉपिक ये रहना चाहिए ऐसा बताया जा रहा है और मुझे मानना पड़ेगा। मनु, चलिए आगे नहीं पता नहीं क्या लिखा, पर एनीवे देखिए, मैंने तो कहा ही नहीं कि सिर्फ मुसलमान अलाउ वहां पर जाएंगे। मैंने कहा अगर आज इजाजत हो जाए तो आधा हिंदुस्तान, मैंने वर्ड यूज किया था, आधा हिंदुस्तान अमेरिका और कनाडा में भाग आएगा। हाँ जी, मैंने आपको आपका नाम आपकी कम्युनिटी को, मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स जो हैं, हाँ जी, दे ऑल बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी। और मैं खुद सियालकोट का पैदा हूं, मेरे पासपोर्ट के ऊपर भी सियालकोट लिखा हुआ है। सो ऐसी मुझे किसी, देखिए पहले मैं ये बता दूं, मैं हूं एथियस्ट, मैं किसी धर्म में बिलीव नहीं करता। तो इसलिए मेरे लिए मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, दे ऑल ऑन द सेम टेबल। आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनी रिलीजन। अंजनी कुमार झा जी कहते हैं डॉक्टर साहब कि यूनिफॉर्म सिविल लॉ हो या ट्रिपल तलाक, 370 या किसान बिल, जनसंख्या नियंत्रण आदि, एक ही समुदाय को क्यों परेशानी होती है? देखिए, इसलिए कि उनको ये लगता है कि जो हमारा कानून है, जो हमारा शरिया लॉ है जी, वो सबसे बेस्ट लॉ है। दैट्स व्हाट दे थिंक एंड दैट्स व्हाट दे वांट एंड दे बिलीव। अच्छा, जो आपके अपने मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें तो आप लागू करते हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम, है जी। अल्टीमेटली वहां भी आप देखते हैं, लेकिन इजिप्ट वगैरह जैसे हैं डॉक्टर साहब, इवन पाकिस्तान में, उनमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू तो है ही नहीं, मैं देखिए वहां पर 4 शादियां अलाउड है। सिविल क्या है, 4 शादियां अलाउड है। ओके, सिंपल। शरिया लॉ जो है वो भी लागू है। लेकिन एट द सेम टाइम, वो जो मैंने पहले कहा था ना, 57 कंट्रीज है मुस्लिम, लेकिन 51 में लागू है, 6 में नहीं है, जिसमें इजिप्ट जाता है जी। किसी जमाने में उसमें टर्की भी था। अब टर्की के जो एर्डोगन साहब हैं, वो अपने आप को खलीफा समझने लग पड़े हैं और शायद वो समझते हैं कि मैं अब सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर हूँगा दुनिया का।
तो उनकी अपनी ये प्रॉब्लम है। ये एक जिस रफ्तार से इंटरनेशनल लेवल बदल रहा है डॉक्टर साहब, एक दिन उनको खलीफा बना भी लेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं खलीफा तो क्या बनेंगे, मजाक जरूर बन गए हैं वो। ही हैज बिकम ए मजाक। जी जी। उमाकांत जी, आपने मेरी ही बात रख दी। हम एक्चुअली इसी मुद्दे पर आ रहे थे कि पूरे भारत में तो खैर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अभी बात ही चल रही है डॉक्टर साहब आजादी के बाद से, लेकिन गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वो कहते हैं भारतीय राज्य गोवा का एक शानदार उदाहरण है जिसमें धर्म की परवाह किए बिना सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। गोवा में जिन मुस्लिम पुरुषों की शादियां पंजीकृत हैं वे बहु विवाह नहीं कर सकते हैं। इस्लाम को मानने वालों के लिए मौखिक तलाक, 3 तलाक का भी कोई प्रावधान नहीं है। जी डॉक्टर साहब। देखिए वो तीन वाला तलाक वाला तो काम खत्म हो गया ना, वो तो अब कानून बन गया। जी। जहां तक गोवा स्टेट का ताल्लुक है, वहां पर पुर्तगीज सिविल कोड लागू हुआ था इन 1961 में, और उसमें जो वो लागू हुआ था इवन आफ्टर द एनेक्सेशन बाय इंडिया। मैं इसको एनेक्सेशन नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ दैट वाज आवर पार्ट व्हेन वी टूक ओवर गोवा। वो कानून जो लोकल कानून है वो वहां पर लागू रहा जी। वो कानून जो है वहां से हटाया नहीं गया। तो वो लागू किसने किया था? लागू किया था पुर्तगीज ने, क्योंकि पुर्तगाल में वो कानून था, उन्होंने यहाँ पर लागू कर दिया। और जो गोवा बाद में गवर्नमेंटें आई हैं उन्होंने उसको रिमूव नहीं किया। ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसको अब गवर्नमेंट जो है सोच रही है कि इनको तोड़ा जाए। कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं हिमाचल में, हाँ जी, बहुत ऊंचे ऊंचे जो एरियाज हैं, जैसे केलोंग है या ले एरिया है कश्मीर में, या और एरियाज हैं। इन एरियाज में क्योंकि बहुत लिमिटेड जमीन होती है, तो तब एक ही लड़की की शादी सब भाइयों के साथ हो जाती है। मतलब एक लड़की सब भाइयों की वाइफ बन जाती है। ये 0.001% है, लेकिन इट इज देयर। अब गवर्नमेंट जो है उसको बदलने की कोशिश कर रही है कि ये कानून बदले जाए। हाँ जी, ये पॉलीगॉमी जो है इसको खत्म किया जाए। लेकिन सम और दी अदर जहां पर बहुत कम सिस्टम है, गोवा में भी यही है। अब गोवा का सिस्टम जो है, वहां जो मुसलमान भी रहता है उसको भी वो भी सेकंड शादी नहीं कर सकता। अगर उसने गोवा में रहना है तो वो सेकंड शादी नहीं कर सकता। जी राशिद साहब, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हम अपने सब्जेक्ट से नहीं भटके हैं। हमारा सब्जेक्ट वही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में सरिया भी आएगा, 3 तलाक भी आएगा, हिंदू लॉ भी आएगा, अदर कम्युनिटी का, अदर धर्मों का लॉ भी आएगा, और उस पर डिस्कशन होगी। तो आप, अगर आपको ये लगता है कि हम अपने सब्जेक्ट से भटक गए हैं, तो आप बार बार सिर्फ सरिया लॉ पर ही आकर क्यों बात करना चाहते हैं? और अगर आप बात करना चाहते हैं तो ठीक है, डॉक्टर साहब बैठे हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। डॉक्टर साहब, उन्होंने फिर से वही क्वेश्चन किया है कि हम लोग अपने सब्जेक्ट से भटक गए हैं। आप फिर भी 3 तलाक के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि आपका टॉपिक है, मैं कुछ उसकी हिमायत करता हूं तो मैं टॉपिक से भटक जाता हूं। ये तो बहुत ठीक नहीं है। तो अब इनका क्या कहें? देखिए, जब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो बातचीत के बीच में कोई ना कोई किसी बात में कोई टॉपिक आ जाता है। अब ये जैसे हमने बात की यहाँ पर गोवा की, जब गोवा की बात की तो वहां पर ये 3 तलाक का दोबारा सवाल आया। 3 तलाक का तो अब ताल्लुक ही खत्म। देखिए, जो लॉ बन चुका है इंडिया में, उसके बारे में क्या बात करनी। अब तो 3 तलाक जो है आप दे ही नहीं सकते इंडिया में। दिस इज अगेंस्ट लॉ, you can be put behind bars. So let's forget about 3 talaq. You're a very intelligent, you seem to be very intelligent man. बड़ी खुशी है मुझे कि आप ऐसे इतने क्वेश्चन आपने पुट किए, इतने इंटरेस्ट आप ले रहे हो। लेकिन इन टोटलिटी में जरा थोड़ा सा ना, जो आपने अपने इर्द गिर्द एक को कून बना रखा, क्या कून, इससे बाहर निकल के एक सोसाइटी की वर्ल्ड में देखिए क्या हो रहा है, उस तरीके से सोचिए। डॉक्टर साहब, हमारे दोस्त हैं मुकेश कौशिक जी, जो आपको पता ही होगा, किसान आंदोलन में हमारे शो के गेस्ट थे। उन्होंने पूछा है, इज इट नॉट प्रैक्टिकली दैट दे गेट मैरिड टू देयर पार्टनर, डिस्प्यूट्स शुड बी डेल्ट विद वन यूनिफॉर्म लॉ? जी डॉक्टर साहब, हम तो बात ही उसकी कर रहे हैं मुकेश जी। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट वन यूनिफॉर्म कोड लॉ, उसी की हम बात कर रहे हैं।
उसी में हम ये कह रहे हैं कि एक कानून होना चाहिए सारी कम्युनिटीज के लिए। एक देश में जितने भी लोग रहते हैं, फॉरगेट अबाउट आगे, आई वांट नेम मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैन्स एंड जी पारसीज, क्रिश्चियंस, नो, आई विल जस्ट टेक इंडियंस। एक इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ कोड होना चाहिए। दैट्स ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट। इसमें अगर आपको कोई गलत चीज लगती है उसके बारे में आप हमें जरूर बताएं कि यहाँ जी नहीं, सिविल लॉ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अंजनी कुमार झा जी पूछते हैं, मुझे लगता है कि किसी संप्रदाय के जागरूक लोगों को समस्या नहीं है, वोट की राजनीति करने वाले तथाकथित सेकुलर प्राणियों के उकसावे पर यह समस्या आती होगी। जी डॉक्टर साहब। अंजनी जी, सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर हिंदुस्तान की बहुत तबाही हुई है। हिंदुस्तान वुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर कांग्रेस ने बहुत अपनी रोटियां सेकी। उसके बाद और जो पार्टियां आ रही हैं वो भी अपने हिसाब से रोटियां सेक रही हैं। कांग्रेस ने माइनॉरिटीज के सिर पर बहुत रोटियां सेकी हैं जी। अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी को खुश करने में लगी हुई है, उसके तरफ से कोशिश कर रही है। जो काम होना चाहिए हिंदुस्तान में, एक लोगों की अपलिफ्ट होनी चाहिए, हाँ जी। एक गरीब आदमी जो है वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर आदमी है वो अमीर होता जा रहा है। वो जो दो फाड़ हैं उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए तो बात ही नहीं कर रहा, उसकी तरफ कोई सोच ही नहीं रहा। सोच सिर्फ ये रहा कि कैसे जो बड़े घराने हैं, जो कारपोरेट हाउसेज हैं, कैसे उनको इस तरीके के आसान कानून बना दिए जाएं ताकि वो और ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। कोविड-19 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है लोगों ने किसने कमाया? जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो एक आदमी की दुकान जिसकी बंद कर दी गई 2 महीने के लिए, उसके घर में तो पता नहीं रोटी भी नहीं थी। तो हमारी जो बेसिक हमारी जो सोच है वो होनी चाहिए टू अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। हर आदमी के पास एक मिनिमम बेस होना चाहिए, हाँ जी, कि हाँ ये जो है ये बेस है, इसके पास एक घर का। मैं कहता हूँ हम भी जब पाकिस्तान से बिल्कुल जी खाली होके आए थे, हम भी एक कमरे में माँ बाप 5-6 बहन भाई एक ही कमरे में सोते थे, हाँ जी। और लैंप जो है 6 साल 7 साल हम लैंप में ही पढ़ते रहे। तो ये जिंदगी में एक चीज समझना चाहिए कि हम किस तरीके से लोगों का स्टैंडर्ड इस लेवल पर लेके आए। देखिए, पहले हर गवर्नमेंट को एक मिनिमम स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि हर आदमी के पास ये चीज तो होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अफसोस ये है कि सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर वी हैव एक्सप्लॉइटेड इंडिया टू द मैक्सिमम। डॉक्टर साहब रफी जय जी कहते हैं जो गलत कानून है किसी भी धर्म में हो खत्म होना चाहिए, लेकिन सबके कुछ ना कुछ बेसिक रूट्स हैं, उनको रिमूव नहीं करना चाहिए। आगे वो लिखते हैं कि देखिए जैसे बीफ साउथ में खाते स्लैटरिंग होती है, कानून बना है आप अप में बदल देते हैं। अब राशिद साहब आपका मतलब नहीं समझे। आगे वो लिखते हैं सेकुलरिज्म नहीं तो और क्या, पॉलिटिकल पार्टीज का तो सर यही काम है जो आप बता रहे हैं। आप सबको पूरी तरह से हर शोबे में एक साथ नहीं बांध सकते। वो ये मतलब वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरह से यही समझाना चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस पर क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, ये देखिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होती। हाँ जी, आज ट्रंप ने 77 मिलियन वोटें लेने के बाद जी आज वो जाता जाता भी ये कह गया कि मैं तो जीता हुआ था, मुझे तो हराया गया है। तो दुनिया में जिस 2 और 2 को अगर हमने 4 नहीं मानना तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो कानून बनते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो कानून सबको एक्सेप्टेबल हो। कानून बनाए जाते हैं फॉर दी बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो कि अगले 5 साल 10-20 साल के बाद बेटर होगी। तो इसलिए कानून बनना चाहिए, वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, दैट इज ऑल टुगेदर ए सेपरेट क्वेश्चन।
डॉक्टर साहब, अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं कि मतलब आप तो खैर इस चीज के लिए पूरी तरह से कमिटेड भी हैं, एग्री भी हैं, और बार बार अपने नोट हमारे ही शो में, आप अपने टैग टीवी वाले शो में भी, ब्रेन ब्रश विद डॉक्टर शारदा में भी आप कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल 100% होना चाहिए। अब आप देखिए, अभी पिछले साल ही सीए पर आपने पूरे हिंदुस्तान में विरोध देखा। तो आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहीं कोई चिंगारी, कोई धुआं नहीं उठेगा? जरूर उठेगा। देखिए, अपोजिशन होगी। 20 जी करोड़ आदमी है वहां पर बैठे हुए हैं जी, जी। अपोजिशन करेंगे। लेकिन हम्म अपोजिशन दुनिया में और भी कंट्रीज हैं। अब इस वक्त हम्म, 6 मिलियन से ज्यादा इंग्लैंड में मुस्लिम हैं, 6 मिलियन जी के करीब फ्रांस में मुस्लिम हैं, 4 मिलियन जी। के करीब जर्मन में मुस्लिम हैं। ये सब कंट्रियों में बैठे हुए हैं। लेकिन क्या हम्म, वो वहां के सिविल कोड को एक्सेप्ट नहीं करते? दे आर एक्सेप्टिंग इट। सो एक कानून बनाना पड़ता है। जब तक कानून ना बने तब तक कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू मेक ए लॉ एंड देन फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। कोई बात नहीं, कभी किसी जगह के ऊपर कुछ कानूनों के लिए जी, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्लैक लाइव्स मैटर। जी जब ब्लैक लाइव्स मैटर में लाखों लोग सड़कों के ऊपर आ गए, तो क्या ब्लैक लाइव्स मैटर के सारे इशू सॉल्व हो गए? क्या जो उन्होंने कहा था पुलिस को डिफंडेड कर दो, वो कर दी गई? कहीं भी नहीं हुई। कोई कर ही नहीं सकता। देखिए, कोई कर नहीं सकता। लेकिन एक एक इशू उठता है। जब इशू उठता है तो वो एक चिंगारी भी बनती है, वो आग में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये तो आप डिपेंड करता है कि जो गवर्नमेंट है उस वक्त उसमें कितनी मतलब सियानप है कि वो इसको किस ढंग से कंट्रोल करती है और किस ढंग से लोगों को समझाती है। डॉक्टर साहब, अंजनी कुमार झा जी कहते हैं कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने तो सत्ता के लिए उमाकांत सॉरी सॉरी, बैठती। वो उमा, नहीं उमा, नहीं, वो गलत, नहीं नहीं, वो गलत चला गया। ये क्वेश्चन था, कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने तो सत्ता के लिए सेकुलरिज्म का कार्ड सीने से लगा रखा है, पर समझ में नहीं आता कि हम आप पढ़े लिखे लोग उस गलत ट्रैप में क्यों उलझते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि हिंदुस्तान में 50% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। हाँ जी। जी अ, अगर उनके पास, किसी के पास 8 क्लास की डिग्री है, किसी के पास 10 क्लास की डिग्री है, वो डिग्री जो है वो सॉलिड नहीं है। उससे उससे उनकी जी अंडरस्टैंडिंग ऊपर नहीं बढ़ी। सो जी। जहां तक है ताल्लुक, आप ये पढ़े लिखों की बात की, पढ़े लिखे मिडिल क्लास बन जाते हैं। जब मिडिल क्लास बन जाते हैं पढ़े लिखे, तो उनके दिमाग में अपने पर्सनल मुफाद जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। वो अपनी नौकरियों के बारे में सोचते हैं, वो अपने मकान के बारे में सोचते हैं, अपनी कार के बारे में सोचते हैं, हाँ जी, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो वो भी उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। जिस सिस्टम के लिए वो पहले कहीं लड़े होंगे, उस सिस्टम का वो हिस्सा बन जाते हैं। जब आप उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर आप में वो जो एक लड़ाई की एक चिंगारी है ना, वो फिर उसके ऊपर पानी डालने की कोशिश करते हैं। आप उस चिंगारी को फिर आग नहीं बनने देते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में अभी। डॉक्टर साहब, यहीं पर मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब मैं आपसे इसको क्लियर करवाना चाहूंगी कि हिंदू जो पर्सनल लॉ है, उसमें सिख, जैन, पारसी, अदर समुदाय भी हिंदू के अकॉर्डिंग ही, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही उनके जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके वो समझौते कानूनी तौर पर करते हैं। लेकिन सिख कम्युनिटी इसमें कहती है कि हमें भी अलग पर्सनल लॉ चाहिए, हमें हिंदू पर्सनल लॉ में काउंट ना किया जाए, क्योंकि हमारे गुरु नानक देव जी ने जनेऊ नहीं पहना हुआ था। मैंने ये कहीं पढ़ा था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? इसको इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके जी मैरिज का सैक्रोसेंट अलग कर दिया बकायदा जी। पार्लियामेंट में। इस तरीके से वो आने वाले टाइम को उनकी उनकी और भी जो है डिमांड्स वो मानी जाएंगी, क्योंकि सिख कहती है कि हम अलग कौम है। तो अल्टीमेटली देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिख इज ए सेपरेट कौम ऑल टुगेदर। दे जी। आर नॉट ए पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। दैट नंबर वन। ये ठीक है कि हिंदुइज्म में तो पारसी भी जो रखे हुए थे। जो कानून बना हुआ था उसमें तो पारसी भी हिंदुओं में गिने जाते थे। जी, जैन, पारसी सब हिंदुओं में ही गिने जाते हैं। जी जैन, पारसी, सिख, बुद्धिस्ट। जी। बुद्धिस्ट। जी। समझे? ये तो हम्म अंग्रेजों ने 18 सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी का कानून अलग किया, क्योंकि वो क्रिश्चियंस थे। हम्म उसको उन्होंने अलग किया। हम्म हम्म लेकिन हम्म हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में
हिंदुओं के लिए तो वो कानून करते रहे, जैसे कि सती की प्रथा उन्होंने बंद कर दी, बहुत बढ़िया किया। इस तरीके से विडो 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 वाला भी बंद किया डॉक्टर साहब, रीमैरिज नहीं, पॉलीगैमी खत्म की, पॉलीगैमी भी थी। तो इस तरीके से कई काम जो है ना वो उन्होंने किए। जी जी। डॉक्टर साहब, मुकेश कौशिक जी ने अभी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड से हटकर, मतलब हो सकता है उसका पार्टी होगा ये, कि अभी रिसेंटली जो है कि ये चला है, मैरिजेबल ऑफ वुमेन इन इंडिया इज गोइंग टू बी सेट 21 इन दिस ईयर, शुड इट बी एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन सिंस मैरिजेबल एज ऑफ मुस्लिम इज 15 और अबो। तो इस पे क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जिस वक्त सिविल कोड लागू होगा, जो भी कानून बनेगा वो कानून सबके ऊपर लागू होगा। मुकेश जी, वो अगर सिविल कोड में ना कोई मुसलमान है, ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई जैनी है, ना कोई बुद्धिस्ट है, ना कोई क्रिश्चियन है, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया। डॉक्टर साहब, मैं इस पे समअप करने से पहले एक बार मैं पढ़ देती हूँ। अंजनी कुमार झा जी कहते हैं कि सांप्रदायिक जहर तो पढ़े लिखे ही फैलाते हैं, यही तो आश्चर्यजनक दुर्भाग्य है सर, पर आप ऐसा नहीं मानते। विविधता की रक्षा समन्वय से हो सकती है, संघर्ष से नहीं। और राशिद जहीर जाव जी कहते हैं आप नेक्स्ट टाइम जून पर मुझे बुलाइए। और आगे वो कहते हैं हमारे कानून की विविधता को ही दुनिया में माना जाता है, आप ट्रंप की गलत ख्वाहिश को यहाँ एप्लीकेबल नहीं कर सकते, यहाँ किसी और सब्जेक्ट पर बात हो रही है। चलिए, ये तो सबका अपना अपना विचार है, आप सवाल पूछते रहिए, हम अपने गेस्ट से आपके सवाल सामने रखते रहेंगे, वो जवाब देते रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है, आप मुझे बताइए, जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल हो जाता है तो भारतीय समुदाय को, भारतीय जनता को क्या क्या फायदे होंगे? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सोसाइटी में एक कानून होगा सारे धर्म के लोगों का। फिर वहां पर जो धर्म के नाम डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट गई थी, फिर से बताइए एक बार। नहीं, देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। अब आ रही है आवाज? कभी कभी आपकी जी आ रही है, बिल्कुल। हाँ जी, देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि सारी जो सोसाइटी है एज इंडियन, उनका एक कानून होगा। उसके बीच में ये जो होता है कि ये हमारा कानून, मतलब सिख अपना कानून कहे हमारा होगा, बुद्धिस्ट कहे हमारा होगा, क्रिश्चियन कहे हमारा होगा, हाँ जी, या और कोई कहे जाति वाले हमारा होगा, या ट्राइब्स वाले कहे नहीं जी कानून हमारा होगा, या मुस्लिम कहे कानून हमारा होगा, वो सारा काम खत्म हो जाएगा। एक यूनिवर्सल लॉ होगा जो एप्लीकेबल होगा ऑन ऑल इंडियंस, एंड दैट इज द वे वर्ल्ड इज गोइंग ऑन, and that is the way world has to go on. You cannot have different laws for the society living in the same country. जी जी। डॉक्टर साहब, क्या इससे ये भी होगा कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे हाई, उनके ऊपर भी कुछ बर्डन कम होगा इससे? सॉरी, आपका क्वेश्चन मैं समझा नहीं। जी, मैं ये कह रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली अलग अलग धर्मों के हिसाब से बहुत सारे जो पर्सनल लॉ वाले और जो कानूनी पेचीदगियां चल रही होती है, कोर्ट केस वगैरह चल रहे होते हैं, किसी का शादी है, किसी का तलाक है, किसी का जमीन का विवाद है, कुछ इस तरह के। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जब वो सब पर एक रूप से, एक समानता के साथ एप्लीकेबल हो जाएगा, तो क्या हमारी विधायिका पे, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो बहुत सारे एक्स्ट्रा इस तरह के केसेस पेंडिंग है, क्या उनसे उनको निजात मिलेगी? क्योंकि वो तो एक ही मंच पे चीजें काउंट होंगी। देखिए, ये तो हमारे जो कोर्ट्स हैं जिनमें करोड़ों केसेस पड़े हुए हैं, उसको तो पता नहीं सदियां लग जाएंगी पूरा होने में। लेकिन जब कानून एक बन जाता है तो फिर वो कानून लागू हो जाता है, उसी की इंटरप्रिटेशन जो है वो अपनी कोर्ट्स में जाती है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी जजेस अपने अलग अलग ढंग से करते हैं। और लेकिन जब कोई कानून बन जाता है देन दैट इज द लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड। कानून जो है वो लॉ ऑफ द लैंड है। हाँ, उसमें तब्दीलियां आती रहती हैं आगे पीछे, बट अदरवाइज इट इज लॉ ऑफ द लैंड। हाँ जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार कितनी कमिटेबल है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के, और विपक्ष इसमें किस तरह का विरोध करेगा या नहीं करेगा, या सब वोट बैंक की राजनीति के तहत चलता रहेगा और ये शगुफा छूटता रहेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा आएगा, लेकिन वो आएगा कभी भी नहीं?
अगर कांग्रेस पार्टी को अकल आ जाए तो वो शायद सपोर्ट करे, पर आनी नहीं अकल, क्योंकि जो लेकिन राहुल जब जब कांग्रेस के ही पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने इस चीज को एक्सेप्टेबल किया, तो फिर कांग्रेस को विरोध मतलब अपोज क्यों करना, डॉक्टर साहब? वो इसलिए कि वो फिर नेहरू ने भी अपना आइडिया चेंज कर लिया ना। नेहरू ने भी अपना आइडिया चेंज कर लिया ना बाद में, अगर उसने इंसिस्ट नहीं किया। हाँ जी, वो समझ आ गई उसको कि भाई वोटों की बात है, यहाँ पे ये बात जो है हमें समझ लेनी चाहिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी डेफिनेटली वांट्स कि सिविल लॉ कोड जो है वो पास हो, लेकिन उनमें कितनी हिम्मत है जी, उनके अंदर इस वक्त एक फियर सा शुरू हो गया कि हमारी सेकंड टर्म जो है वो हमें नीचे की तरफ लेके जा रही है। और उनको ये मतलब जो वोट बैंक का खतरा तो हो ही गया, वो शुरू हो गया। पहले नहीं था, अब शुरू हो गया। जब वो शुरू हो जाता है तो फिर कई एक जो क्वेश्चन होता है उसको कई पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, नॉट ओनली वन एंगल। बड़े डिफरेंट एंगल्स बन जाते हैं। जब डिफरेंट एंगल्स बन जाते हैं तो फिर वहां पे 2 प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एक तो ये कि जो इंसान डिसीजन लेना चाहता है उसमें उसकी थोड़ी सी हरकतें बदल जाती हैं, वो डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी बदल जाती है। फिर जो दूसरी पार्टी का व्यू होता है वो इम्प्रेस करना शुरू कर देता है और वो कहीं ना कहीं भारी भी हो जाता है। सो लेट्स होप कि ये कहीं ना कहीं फैसला हो ही जाए। अंजलि कुमार झा जी कहते हैं, डॉक्टर साहब, पहला चर्च, पहली मस्जिद भारत में तब बना जब यहाँ का सेकुलर संविधान नहीं था। यह हमारे डीएनए में, सोच और संस्कार में है। उमाकांत वैष्णव जी कहते हैं, हम सदियों से अनेकता में एकता का नारा लगाते आ रहे हैं, तो कानून में भी एक रूपता से आपत्ति क्यों? क्या एक संविधान वाले इस देश में लोगों के निजी मामलों में भी एक कानून नहीं होना चाहिए? जी डॉक्टर साहब। नहीं, उन्होंने तो खुद ही आप ही सवाल किया, उसी में उनका जवाब है कि हाँ भाई ठीक है, एक कानून होना चाहिए, व्हाई नॉट। मैं तो बिलीव करता हूँ। बाकी देखिए, रिलीजन दुनिया में क्या है? रिलीजन जो है किसने बनाया? रिलीजन इंसान ने बनाया। गॉड को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। गॉड नाम की तो कोई चीज नहीं थी ना। फॉर एग्जाम्पल, आज से 4000 साल पहले महावीर जैन पैदा हुए। महावीर जैन वॉज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन उसको लोगों ने बाद में एक गॉड में कन्वर्ट कर दिया। बुद्धा एक सिंपल ह्यूमन बीइंग था, उसके फॉलोअर्स बन गए, वो गॉड क्रिएट कर दिया गया। मोहम्मद प्रॉफिट आए थे, वो अकेले थे, एक सिंगल जी इंसान थे, उनके फॉलोअर्स बन गए, वो खुदा बन गए। क्राइस्ट उससे पहले आया था। अच्छा, क्राइस्ट के बारे में तो ये है कि पता नहीं हुआ नहीं हुआ, ये भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के 80-90 साल के बाद बाइबल आई, और बाइबल जो है वो उनके मतलब अपने शागिर्दों ने लिखी। उसमें एक वर्ड भी जो है वो क्राइस्ट का नहीं है। सो इस तरीके से ये फिर गुरु आए, गुरुओं के फॉलोअर्स बन गए। ये जो हम कल को हो सकता है एक और आदमी उठ के आ जाए, लोग वो बिलियंस उसके फॉलोअर्स बन जाए। हिंदू देवी देवताओं पे भी बोल दीजिए, नहीं तो कहेंगे आपने सारे धर्म बोल दिए, हिंदुओं का नहीं बोला, उन पे भी बोल ही दीजिए। नहीं, हिंदू धर्म तो सबसे पुराना धर्म है। देखिए, पहली बात यह है कि हिंदू जो धर्म बना है वो पहले था ही नहीं। पहले जी, सनातन धर्म है। हिंदू धर्म को हम गलत बोलते हैं, सनातन धर्म। जी, हिंदू धर्म था ही नहीं। हिंदू धर्म को एस्टेब्लिश किया, सनातन धर्म को भी, मौर्य और गुप्ताज ने। पहले कोई एस्टेब्लिश नहीं था। ये मौर्य और गुप्ता ने इनको बनाया, इनको एस्टेब्लिश किया जी। इसलिए दुनिया में जितने भी धर्म बने हैं वो बनाए गए हैं, मैन मेड हैं, वो कोई गॉड मेड नहीं है। क्योंकि गॉड, अब गॉड की अगर हम बात करते हैं तो हम यही कहते हैं, अच्छा ही गॉड, तो इसका मतलब दुनिया में ही गॉड ही है, बाकी कोई गॉड नहीं हो सकता। तो मैं इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल, आई डोंट वांट पीपल टू गेट हर्ट, आई हैव माय वेरी स्ट्रांग व्यूज अबाउट इट। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि ये सब मैन मेड है, लोग फॉलोअर्स ने बनाए हैं, ये अपने आप नहीं बने। डॉक्टर साहब, मुकेश कौशिक जी पूछते हैं, डू यू हैव ए ब्लूप्रिंट ऑफ सच यूनिफॉर्म लॉ? जो यूनिफॉर्म लॉ पेश किया गया था, जो बनाया गया हुआ है, जो 2019 में भी पेश किया गया था और जो 2020 मार्च में भी पेश किया गया था, आई थिंक दैट बेसिकली इज द राइट वे ऑफ गोइंग।
और डॉक्टर साहब साहेब सिंह जी लिखते हैं, मनु जी, बिफोर थिंकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, इज इट नॉट अप्रोप्रिएट टू हैव ए कंप्लीट, मैं आपको शो करती हूँ, इट इज नॉट टू is it not appropriate to have complete control over religious places by government firstly, so that unwanted oppose can be minimized on uniform civil code? जी डॉक्टर साहब। नहीं, रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है ये बिल्कुल गलत है जी। साहब सिंह जी, ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि गवर्नमेंट विल कंट्रोल रिलीजियस प्लेसेस। रिलीजियस प्लेसेस जो होती हैं वो लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ चलती हैं। गवर्नमेंट जो है, हाँ, ये चाइना में वही होता है जो वो चाहे जी। जहाँ डिक्टेटरशिप है वहां पर वही होता है जो वो चाहे, वहां पर वही पादरी लगेगा, वही पंडित लगेगा जिसको वो चाहे। लेकिन हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये जो है ये ठीक तरीका नहीं है। रिलीजियस प्लेसेस हैव टू बी विद द पीपल इटसेल्फ। साहिब सिंह जी आगे लिखते हैं, गुड टॉपिक एंड गुड कन्वर्सेशन मनु जी। डॉक्टर शारदा साहब हैज गिवन ए वेरी वाइड एंड एक्सटेंसिव व्यू पॉइंट, कन्वे आवर सिंसियर थैंक्स टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपको कन्वे कर ही दिया। नहीं, आप सबको भी कन्वे हम करते हैं। मैं अपनी तरफ से आप सबको शुभेच्छाएं देना चाहता हूं। आज बहुत बड़ा दिन है दुनिया में। आज जो बाइडेन एक 46th प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, विच इज गोइंग टू अफेक्ट द होल वर्ल्ड, which is going to affect especially India and Pakistan, and we will see how it works out. And अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मैं उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ, और जो हमारे साथ जुड़े उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और होपफुली जी, we won't announce today when the next program will be, but we will try to have on Saturday if possible जी। फिर देखेंगे। In the meanwhile, wish you all the best, and Dr. Manu, keep doing the good job. You are looking great as ever, and continue in the same spirit. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने इतना वक्त दिया। और सैटरडे का हम लोग फोन पे डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि संडे हमारा शाम को 7 बजे इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग, और 1:30 बजे मेरे आयरलैंड के टाइम के अकॉर्डिंग, और 4:30 बजे शाम के रशिया के टाइम के अकॉर्डिंग हमारे गेस्ट होंगे विनय शुक्ला जी, जिनसे हम बात करेंगे भारत और रशिया के रिलेशनशिप पर। तो उनको मिस मत कीजिएगा। और डॉक्टर शारदा के साथ सब्जेक्ट डिस्कस करके मैं आपको कल ही अपडेट कर दूंगी कि सैटरडे को हमारा किस सब्जेक्ट पे प्रोग्राम होगा। वैसे तो मेरी रिक्वेस्ट थी डॉक्टर शारदा से कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर्स पे बात करना शुरू कर दें। नहीं, वो करेंगे। वो लड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। वो मैं थोड़ा सा मेरी थोड़ी सी पर्सनल थोड़ी सी है। उसके बाद हम वो फिर देन आई वांट इट शुड कंटिन्यू। ये नहीं कि एक हो गया फिर 2 महीने के बाद दूसरा हो गया, वो मजा नहीं रहता, वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जी जी। तो सभी आपको थैंक्स बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, अंजनी कुमार झा जी, उमाकांत जी भी, मुकेश जी भी, सौरभ द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ द्विवेदी जी के एक बात बताती हूँ डॉक्टर साहब, ये एक प्रोग्राम करते हैं गांव पर चर्चा। ये एक बड़ा यूनिक प्रोग्राम है कि ये गांव जाकर और उनके मुद्दों पर बात करते हैं, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करता है। तो सौरभ जी आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने अपना बचपन और अपनी लाइफ बहुत विलेजेस में बिताई है। कभी आप चाहें तो मैं आपको पुराने विलेजेस के 50s के विलेजेस के टाइम पे जी क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था। एंड नाइस टॉकिंग टू यू मनु जी। नाउ इट्स बिल्कुल गो एंड वॉच बाइडेन। जी डॉक्टर साहब, गुड लक डॉक्टर साहब, टेक केयर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर रणवीर शारदा जी, कनाडा से, जो हमारे साथ जुड़े थे और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से खुलकर बात की। आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग सवाल पूछते हैं। सवाल से ही बात निकलती है और कहीं ना कहीं हम लोग किसी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। मुकेश जी बहुत शुक्रिया, साहेब सिंह जी बहुत शुक्रिया, उमाकांत जी, अंजनी कुमार झा जी और राशिद जहीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे कई सवाल पूछे और एक तरह से आपने भी अपना पक्ष रखने की पूरी कोशिश की और हमने उस चीज को ध्यान में भी रखा। और आगे भी आप इसी तरह से अपना पक्ष रखते रहिएगा, अपनी बात कहते रहिएगा। हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम ओपनली बात करते हैं। उमाकांत जी, आपका ये सवाल रह गया हमसे एक और, जहां देश की बहुसंख्यक आबादी समान नागरिक संहिता को लागू करने की पुरजोर मांग उठाती रही है, वही अल्पसंख्यक वर्ग इसका विरोध करता रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना रेगिस्तान में नखलिस्तान से कम नहीं होगा, लेकिन इस संहिता को लागू करने में कदम कदम पर आने वाली चुनौतियां भी
कम नहीं है। एक तरफ जहां अल्पसंख्यक समुदाय नागरिक संहिता को अनुच्छेद 25 का हनन मानते हैं, वहीं इसके झंडा बरदार समान नागरिक संहिता की कमी को अनुच्छेद 14 का अपमान बता रहे हैं। लिहाजा सवाल उठता है कि उमाकांत जी, मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगी, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये भारत का दुर्भाग्य है कि बहुत सी चीजें हमारे कानून में लिखी हुई हैं, लेकिन सामाजिक लेवल पर वो आज भी एप्लीकेबल नहीं होती हैं। इसमें कोई एक धर्म या संप्रदाय या समुदाय जिम्मेदार नहीं है। भारत का हर धर्म, हर संप्रदाय और हर समुदाय जिम्मेदार है। महिलाओं को किसी भी धर्म में, किसी भी समुदाय में या संप्रदाय में आज भी इक्वालिटी का हक नहीं मिला हुआ है। हम कुछ पढ़े, कुछ लोग होते हैं, कुछ भाग्यशाली लड़कियां होती हैं हम जैसे, जिन्हें पढ़ने लिखने का और इक्वालिटी के राइट्स मिलते हैं अपने घर में। हमें शिक्षा भी बचपन से इसी तरह की दी जाती है, लेकिन आज भी मेरे हिंदुस्तान में बहुत सी महिलाओं को ये राइट्स नहीं मिलते हैं। कहीं कभी उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, कभी वो छोटी छोटी चीजों में, जैसे कि एक डर के साए के साथ वो कानूनी दरवाजा भी नहीं खटखटाती है। तो हमें हर अपने घर, अपने मोहल्ले में, गली में इस तरह के केसेस मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को सबको बताना चाहूंगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सबसे पहले भारत में कब चली थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था 1835 में। उस वक्त 1935 की सेकंड लॉ कमीशन रिपोर्ट में पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हुए कहा गया था कि भारत में जो क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट, इन सबसे कनेक्टेड जो कानून है, उनकी यूनिफॉर्मिटी और कोडिंग करने की बहुत जरूरत है। ये उस वक्त इस चीज पे चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन ये यूनिफॉर्मिटी पर्सनल लॉ से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप ये देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इस तरह से पर्सनल लॉ को अलग कर देना और यूनिफॉर्म सिविल कोड को बाकी चीजों से कनेक्ट करने की बात कहने का सबसे बड़ा रीजन था, वो था उनका हमारे देश में इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना। वो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस करने आए थे, पैसा कमाने आए थे और पैसा अपने देश ले जाने आए थे। बाकी हमारे जो एक सामाजिक जीवन यापन था, जो हमारी जिंदगी थी, जो हमारा धर्म था, जो हमारा समुदाय सब बटा हुआ था, पूरा देश बटा हुआ था, उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। इसीलिए उन्होंने इस चीज को अलग ही कर दिया था। वो आगे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के रिलीजन में जैसे कि शादी, तलाक, जायदाद के मुद्दे जो हैं, जो शामिल हैं, उनमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। अब और उसके बाद भी आप देखिए कि अब वो एक साइड कहते हैं हम सुधार की बात करते हैं, दूसरी साइड वो कहते हैं कि पर्सनल लॉ को उनके हिसाब से ही चलने दे जाना चाहिए। तो ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई, हम सबको पता है, और किस बेस पे वो 1857 की क्रांति हुई ये भी हम सबको पता है। तो 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जाकर भारत का जो शासन था वो क्वीन विक्टोरिया के हाथों में चला गया 1858 में। 1858 में रानी ने ये चीज डिक्लेयर की। वो कहती हैं कि धार्मिक आस्था के आधार पर जो कारतूस को मुंह से तोड़ने का जो अपोज किया गया था, उसके विरोध को ध्यान में रखते हुए हम भारतीयों की धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं में कोई भी बदलाव करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब देखिए, जो रानी की भी सरकार थी, उनका भी इंटरेस्ट सिर्फ इकोनॉमिक था। अब पैसे, जब जो पैसा जिस देश से उन्हें आ रहा हो, वो उसमें रिफॉर्म लाने की क्यों जरूरत महसूस करेंगे। उन्होंने सिर्फ एक वर्ड डाला, लेकिन उसको क्लैरिफाई नहीं किया, उसको समाज में एप्लीकेबल नहीं किया। अब उसके बाद आपको पता ही है कि राजा राम मोहन राय आए और हमारे सती प्रथा हो, विधवा विवाह हो, इस तरह के जो रिफॉर्म हुए वो धीरे धीरे होते रहे। उसके बाद हमें आजादी मिली। आजादी के बाद पंडित नेहरू भी चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो, लेकिन उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया। और उसके बाद में नेहरू जी ने भी इस चीज को साइडलाइन कर दिया, क्योंकि वोट बैंक, जब आप गद्दी पर बैठे होते, कुर्सी पर बैठे होते, जब सत्ता का नशा आना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त आप सामाजिक इंटरेस्ट के मुद्दों पर बात तो करते हैं, लेकिन पूरे विश से, पूरे विल से उन्हें एप्लीकेबल नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। अब वोट बैंक को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी देश में बदलाव नहीं ला सकते, आम जन की जीवन शैली में बदलाव नहीं ला सकते। तो हमारे सियासी लोगों को सियासत के अलावा, वोट बैंक के अलावा, उन्हें भारतीय जनता का भी सोचना चाहिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कब और किस तरह से संसद में चर्चा शुरू होती है, बहस होती है, कौन इसके विरोध में सड़कों पर उतरता है, कौन इसके फेवर में सड़कों पर उतरता है, ये भविष्य के गर्भ में है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
हम तो चाहेंगे कि हमारी जनता के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर आना चाहिए, जिसमें सभी धर्मों को, सभी सेक्ट को, सभी संप्रदाय को, हर समुदाय को, जाति को, सबको एक नजर से देखा जाए। और जब हम एक नजर से देखते हैं ना, आप देखिए कि वेस्ट ने तरक्की क्यों की है, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों ने तरक्की क्यों की है, वहां पे यूनिफॉर्मिटी है, वहां समाज में यूनिफॉर्मिटी है। जब समाज डिवाइड नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली सरकारें जो है वो काम किस पर करेंगी, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट पर। तो आप अपने देश में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपको सरकार का साथ देना चाहिए। अब इसमें भी एक बात निकल कर आती है कि अपोजिशन इसका विरोध करेगी, क्योंकि हो सकता है वो पावर में आने के बाद इसको अप्लाई करना चाहें। तो दोनों पहलू हमारे सामने आएंगे, भविष्य में है। हमने एक चर्चा की और अब मैं अपने शो को विराम देती हूँ इसी के साथ ही। और अगले शो में संडे को हमारा जो प्रोग्राम होगा वो मैंने आपको बता ही दिया है, भारत और रशिया के संबंधों पर हम बात करेंगे। तो आप लोग शुरू में ही सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता है बहुत से सवाल पूछने से रह जाते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट भी होती है। दूसरा, हमें गेस्ट के साथ सब्जेक्ट को डिस्कस भी करना होता है, उसके पक्ष के और विपक्ष के दोनों पहलुओं पर भी चर्चा करनी होती है। तो संडे आप हमसे कनेक्टेड होइए, और सैटरडे को भी डॉक्टर साहब अगर टाइम दे पाए तो डॉक्टर शारदा हमारे एक और किसी करंट अफेयर्स के मुद्दे पर आप लोगों से चर्चा के लिए हाजिर रहेगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त मनु को इजाजत दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा उसको, क्योंकि बहुत जल्द फेसबुक लाइव टॉक शो के अलावा यूट्यूब पर भी एक लाइव टॉक शो में लेके आने वाली हूँ, जो होगा जरा हटके, थोड़ा अलग होगा, करंट मुद्दों से थोड़ा अलग होगा। तो उसको पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम उस पर आए तो आपके सवालों के वहां पर भी लाइव जवाब दिए जा सके। चलिए फिर मिलते हैं सैटरडे को, या संडे को तो मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को गुड नाइट। कोविड में खुद को ध्यान रखिए, सेफ्टी रखिए, आप सबकी सेफ्टी जो है बाकी सबकी भी सुरक्षा है। तो स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट दोस्तों, टेक केयर, शब्बा खैर।